देखो बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन संख्या 2 बताने जा रहे हैं। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे PQR। चलिए त्रिभुज PQR लेते हैं। मान लीजिए कि यही त्रिभुज PQR है। अब इस त्रिभुज में PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यानी PQ पर एक बिंदु E लेंगे और PR पर बिंदु हम F लेंगे। तब PQ पर एक बिंदु E ले लीजिए और PR पर कोई बिंदु F ले लीजिए। अब इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वह EF होगा। अब आपको बताना है कि EF समानांतर QR का है, यानी यह EF जो है रेखाखंड इस QR के समानांतर होगा। किस परिस्थिति में? तो जो नीचे दिया गया है माप, इस परिस्थिति में बताना है कि EF जो है QR के समानांतर होगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन का हल करके हम देखेंगे। जरा देखेंगे हल। PE यह खंड होगा जो 3.9 सेंटीमीटर है। EQ यह वाला खंड है जो 3 सेंटीमीटर है। और PF एक दूसरे भुजा पर PR पर बना हुआ ऊपर वाला खंड है 3.6 सेंटीमीटर। और FR इस भुजा पर नीचे वाला जो खंड है FR वह दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। यानी PQ पर बना हुआ दोनों अंतःखंड की लंबाई यहां दिया गया और PR पर भी बना अंतःखंड दोनों की लंबाई दिया गया। तो हमें बताना है कि EF समानांतर QR होगा कि नहीं। तो आप थेल्स प्रमेय के विलोम से यह जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं पर जो अंतःखंड बन रहा है अगर यह समान अनुपात में हो तो EF जो बांटने वाली भुजा है, EF जो है इन दोनों भुजाओं को जो अंतःखंड में बांटती है वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। फिर से समझेंगे। PQ पर बना जो दोनों अंतःखंड है उसका अनुपात PR पर बने अंतःखंड के अनुपात के अगर बराबर हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह EF जो खींचा गया है वह त्रिभुज के तीसरी भुजा जो QR है उसके समानांतर होगा। तो चलिए इसमें हम जांच करके देखेंगे कि इस भुजा पर जो बने अंतःखंड है इस भुजा पर बने अंतःखंड के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। चूंकि PE बट्टा EQ, इसमें जो है PE की जगह पर हम 3.9 लिखेंगे और EQ के स्थान पर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम कटा सकते हैं। 3 एकम 3 3 तिरका 9 यानी 1.3 बट्टा 1 हो जाएगा। या 1.3 भी हम इसको मान सकते हैं। 1.3 सेंटीमीटर। 1.3 बट्टा 1 का अनुपात मान लेंगे यानी PE अनुपात EQ बराबर हो जाएगा 1.3 और 1 के अनुपात के बराबर। उसी तरह से हम PF और FR के अनुपात निकालेंगे
यानी दूसरे भुजा पर जो अंतःखंड बना है, इन दोनों खंड का अनुपात निकालेंगे, यानी पीएफ बराबर पीएफ अनुपात एफ आर। अब पीएफ के बदले में यहां जो मान दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे 3.6 और एफ आर के बदले में हम क्या लिखेंगे 2.4। अब जरा देखिए तो ये दोनों दशमलव को हम हटा सकते हैं, 12 से इसको घटाएंगे 3 मर्त में, ये 2 मर्त में, यानी 3:2। अब जरा देखिए तो ये दोनों बराबर है क्या, तो स्पष्ट है कि ये दोनों बराबर नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि पीई अनुपात EQ बराबर नहीं है PF अनुपात FR, यानी क्या क्लियर हुआ, PQ भुजा पर जो अंतःखंड बना है उसका अनुपात PR भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है उसके अनुपात के बराबर नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है अंतःखंड का अनुपात, तो यह EF जो है QR के समानांतर नहीं होगा। अगर यह बराबर होता तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह और यह समानांतर हो जाता। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर नहीं है QR। अब देखिए इसमें तो पहला वाला क्वेश्चन को हल करने पर यह पता लगा कि समानांतर नहीं है, उसी तरह से हम दूसरा वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। PE यह दिया हुआ है, QE यहां दिया हुआ है, PF की लंबाई दिया हुआ है और RF की लंबाई दिया हुआ है, यानी जिस तरह से यहां हम निकाले हैं उसी तरह से इसमें भी हम निकालेंगे और निकाल करके देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर QR होगा। अगर बराबर ऐसे आवे कि नहीं है तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर नहीं है QR के। उसी तरह से आप तीसरा बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है परिवर्तन करके दे दिए, इसलिए तीसरा क्वेश्चन को हम यहां बताना चाहते हैं, उसको आप लोग गौर से देखें। PQ दिया है 1.28, यानी पूरी इस भुजा की लंबाई दिया हुआ है 1.28 और PR यानी A पूरी भुजा की लंबाई दिया है 2.56 और PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और PF दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो हम जो है इस PE के लंबाई में से PQ की लंबाई में से अगर हम PE की लंबाई घटा लें तो EQ ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम EQ ज्ञात करते हैं। EQ यह लंबाई, यह खंड का टुकड़ा, यह टुकड़ा जो है अंतःखंड है, इसकी लंबाई। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो पूरी लंबाई में से PE की लंबाई को घटा लेंगे। तो पूरे जो है इस भुजा की लंबाई PQ की कितना है, तो 1.28 लिखेंगे माइनस PE जो ऊपर वाला खंड है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 0.18 दिया हुआ है। अब इसको हम घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, यानी 1.10 सेंटीमीटर, यानी EQ की लंबाई ज्ञात हो गया। उसी तरह से हम FR की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी FR की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूरे भुजा PR की लंबाई में से PF की लंबाई को हम घटा लेंगे। तो चलिए PR की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 2.56 दिया हुआ है और इसमें से हम घटाएंगे किसको, तो PF को,
यानी 0.36 को। अब घटाते हैं, 6 में से 6 घटेगा 0 होगा, 5 में से 3 घटेगा 2 होगा, और फिर 2 में से 0 घटेगा तो 2 होगा, A सेंटीमीटर। अब देखिए जिस तरह से यहां हम निकाले हैं उसी तरह से इसको हम करके देखेंगे। इस भुजा पर जो अंतःखंड दोनों बना है, इन दोनों का अनुपात इस भुजा पर जो अंतःखंड बना है इन दोनों के अनुपात के बराबर है या नहीं, इसको हम करके देखेंगे। लिखेंगे चूंकि PE अनुपात EQ, यानी इस भुजा पर बने जो अंतःखंड है PE और EQ, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो PE देखो तो इसमें मालूम है कितना, PE है 0.18 और EQ कितना है, तो EQ यहां दिया हुआ है 1.10। अब देखिए इस दशमलव को हटा देंगे, इस दशमलव को हटा देंगे, यह 18/110 हो जाएगा। इसको हम कटा भी सकते हैं, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, यानी 9/55 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं PF अनुपात FR कितना का होता है। PF अनुपात FR कितना का हो रहा है, तब PF के लिए इसमें से देख लीजिए PF कितना है 0.36 और इसमें FR कितना है, तो FR निकाले 2.20। अब इस दशमलव को हटाते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं तो 36 हो जाएगा और ये 220 होगा। ये भी कट सकता है, 2 से अगर कटाते हैं तो ये 18 होगा, 2 से इसको हम कटाते हैं तो 110 होगा, फिर 2 से हम कटाएंगे तो 9 होगा, ये हो जाएगा 55, यानी 9/55। अब जरा देखिए तो ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं चूंकि PE अनुपात EQ बराबर PF अनुपात FR। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि इस भुजा पर बने दोनों अंतःखंड का अनुपात इस भुजा पर बने दोनों अंतःखंड के अनुपात के बराबर है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर होगा Q आगे। लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर Q। चलिए ऐसे ही आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन संख्या 3 में आकृति यहां पर दी गई है। इस आकृति में देखेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या दिया गया। यदि LM समानांतर CB, यह LM जो है इस CB के समानांतर है और LN समानांतर CD और यह LN जो है इस CD के समानांतर, तो सिद्ध करना है कि AM अनुपात AB, यानी इस भुजा पर जो अंतःखंड बना है उन दोनों अंतःखंड का अनुपात बराबर होगा इस भुजा पर बने जो अंतःखंड है AN और ND इनके अनुपात के। AM अनुपात AB, AM अनुपात AB यानी ऊपर वाला जो खंड है और एक पूरे भुजा है, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इस भुजा पर ऊपर वाला जो खंड बना है उसका और इस भुजा के अनुपात के। फिर से समझेंगे क्या क्या दिया गया है। यह चीज जो है हमें दिया हुआ है, यह LN जो है इसके समानांतर है और LN जो है CD के समानांतर है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यह चीज हमें सिद्ध करना है। यह क्या है, AM अनुपात AB। AM है एक छोटा वाला खंड और AB है ये बड़ा वाला भुजा, यानी इस बड़ा वाला इस छोटा वाला खंड का
और इस बड़ा वाला भुजा का अनुपात बराबर होगा इससे छोटे वाले खंड और इस छोटे वाले इस बड़ा वाला भुजा के अनुपात के। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका हल। देखिए जरा, ए बी सी एक त्रिभुज है कि नहीं? या ए बी सी एक त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में यह एलएम जो है इस भुजा के समानांतर, यानी एलएम समानांतर बीसी है। तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय से किसी भी त्रिभुज में अगर एक रेखा खंड को या एक रेखा को इस प्रकार खींचा गया हो कि वह तीसरी भुजा के समानांतर हो तो इन दोनों भुजाओं पर जो अंतःखंड बनेंगे वो समान अनुपात में होंगे। एक और चीज आपको हम कल बताए थे उपप्रमेय में, क्या बताए थे कि किसी त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा के समानांतर अगर रेखा खंड खींची जाए तो इन भुजाओं पर जो अंतःखंड बनेगा इसका ऊपर वाला खंड इस पूरे भुजा के अनुपात बराबर होगा इस भुजा पर बने जो ऊपर वाला अंतःखंड है उसका और इस पूरी भुजा के अनुपात के। वो प्रमेय में हम बताए थे। उसके अनुसार लिखेंगे उपप्रमेय से थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय से एम अनुपात एबी, एम अनुपात एबी बराबर। अब देखिए इसमें हम एम को पहले लिए और एबी को बाद में लिए, उसी तरह से इस भुजा में भी हमें करना होगा। ऊपर वाला खंड को पहले लेना होगा और एसी को बाद में लेना होगा, यानी एल अनुपात एसी लिखेंगे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। इसी प्रकार जरा देखिए तो इस त्रिभुज को, यह भी एक त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का नाम एसीडी हो सकता है। इस त्रिभुज में भी डीसी के समानांतर एलएन खींचा गया है। तो इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है, इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है, इस भुजा पर बने अंतःखंड के ऊपर वाला भाग और इस पूरे भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा पर जो ऊपर वाला अंतःखंड बन रहा है उसके और इस पूरे भुजा के अनुपात के। यानी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं ए एन अनुपात एडी, एन अनुपात एडी बराबर ए एल अनुपात एसी, ए एल अनुपात एसी। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, दोनों का दायां पक्ष देखेंगे बराबर है ना, तो दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से एल एम अनुपात एबी, एम अनुपात एबी बराबर होगा एन अनुपात एडी के। चलिए यही हम लोगों को सिद्ध करना था ना, एन अनुपात एडी यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हुआ। चलिए इसके आधार पर आप आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर अगले दिन देखा जाएगा। देखो क्वेश्चन संख्या 4, इसमें क्या चीज दिया हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना है। इसमें भी आकृति दी गई है, यही आकृति है। इस आकृति में आपको क्या क्या दिया हुआ है,
तो DE समानांतर है AC, यानी DE यह रेखाखंड है और यह AC के समानांतर है, यानी इसके समानांतर है, और DF समानांतर है AE, तो DF यह भुजा है, यह रेखाखंड है, यह जो है किसके समानांतर है, तो AE के समानांतर है, यानी इसके समानांतर। ऐसे स्थिति में सिद्ध क्या करना है, तो BF अनुपात FE, BF या इस रेखाखंड का, इस टुकड़ा का, इस अंतःखंड का, और FE यानी इस अंतःखंड का, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा BE यानी इस बड़े टुकड़ा का और इस छोटे टुकड़ा के अनुपात के। चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो हल लिख करके जरा इसको हम देखेंगे। यह एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यह एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर यह DE खींचा गया। आप थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं ना कि त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा और इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा वह समान अनुपात में होगा। ठीक वही बात इसमें है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या चीज है, तो AC समानांतर है DE के, AC समानांतर DE। अब जरा देखिए AC जो है इस DE के समानांतर है, तो इस DE से इस भुजा पर AD और DA अंतःखंड बनता है। इसको हम AD अनुपात DB लिख सकते हैं। AD अनुपात DB बराबर होगा इस भुजा पर जो अंतःखंड बनता है किस रेखाखंड से, DE से, क्योंकि DE समानांतर है AC के, इसलिए DE से इस भुजा पर अंतःखंड बनेगा BE और EC, यानी या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CE अनुपात EB। लिखिए CE अनुपात EB, CE अनुपात EB ऐसे लिखेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए स्पष्ट है, समझ में आया। फिर से एक बार और आपको समझाना चाहते हैं। ABC एक त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें इस भुजा के समानांतर यह रेखाखंड DE खींचा गया है, जिससे इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है इनका अनुपात इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है CE और EB उनके अनुपात के बराबर होगा। थेल्स प्रमेय से। अब चलिए इस त्रिभुज को जरा देखिए, ABE यह भी एक त्रिभुज है आपके सामने। इस त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ABE में कौन किसके समानांतर है, तो इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर यानी AE के समानांतर DF खींचा गया। स्पष्ट है, इसके समानांतर यह DF खींचा गया, इसलिए इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा AD अनुपात DB लिखेंगे। AE समानांतर DF, AE समानांतर DF है, इसलिए इस भुजा पर अंतःखंड कौन बनेगा, AD अनुपात DB बनेगा। यह बराबर होगा किसके, तो इस भुजा पर यानी EB पर जो अंतःखंड बनेगा, तो EB पर अंतःखंड कौन बन रहा है, तो इस DF से हम देखेंगे कौन कौन अंतःखंड बन रहा है। तो इस DF से इस भुजा पर BF बन रहा है और FE बन रहा है।
तो पहले हम EF लिखेंगे, उसके बाद FB लिखेंगे, यानी EF अनुपात FB, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों समीकरण की अब तुलना कीजिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना से। दोनों का बायां पक्ष देखिए तो बराबर है, तो दोनों समीकरण का अगर बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 की तुलना से, 2 की तुलना से, यह बायां पक्ष इस बायां पक्ष के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का दायां पक्ष को उतारेंगे, यानी CE अनुपात EB बराबर होगा इसके दाएं पक्ष के, यानी EF अनुपात FB के। अब जरा आप देखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BF अनुपात FE, BF यहां है और FE यहां, बराबर होगा BE अनुपात EC के, BE और अनुपात EC के। तो इसी को हम अब उलट सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख दीजिए, BF लिखिए या FB लिखिए, बात वही हुआ। FE लिखिए या EF लिखिए, बात वही हुआ। उसी तरह से इसको उलट देंगे, BE अनुपात EC। देखिए यही ना हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 भी आपका सिद्ध हो गया। आगे आप कोशिश करेंगे सिद्ध करने का। एक काम और जरूर करेंगे, जितना हम बता दे रहे हैं इसको जरूर आप रिवीजन करते रहेंगे। जब भी कोचिंग खुलेगा उस समय हम टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए आप तैयारी में रहेंगे। और इसके आधार पर जो उदाहरण है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो घबराने की बात नहीं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।